हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित 2014 का जो एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का, उसके फर्स्ट पेपर का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस पेपर को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर एम प्रसाद और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सोशल थॉट्स फ्रॉम लॉ टू साइंस। सोशल थॉट्स फ्रॉम लॉ टू साइंस जो बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो कमीशन ने माना था वो था हावर्ड बेकर। 1938 की ये बुक है, 2 लोगों ने मिलकर इसको लिखा था। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। किसने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है? संस्थाओं का विज्ञान है। ठीक है, तो ये कहा था इमाइल दुर्खिम ने। एन एस एसएफएल सोसाइटी इज वन इन विच। शिरोहीन समाज, इनसिविलिस का मतलब शिरोहीन। ठीक है, शिरोहीन समाज क्या है? उसमें क्या होगा? जहाँ पे मेंबर है लो इंटेलिजेंस। ठीक है, देर इज नो फॉर्मल हेड, देर इज नो पॉलिटिकल सिस्टम और एनार्की प्रिविलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देर इज नो फॉर्मल हेड, जिसका कोई औपचारिक मुखिया ना हो, उसको क्या बोलेंगे? शिरोहीन समाज। ठीक है, शिरोहीन समाज। नेक्स्ट है, हु एक्सेप्टेड द टर्म कल्चर रेफर टू ए सोशल हेरिटेज। सोशल जो कल्चर है उस वर्ड के लिए सोशल हेरिटेज का किसने प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूम एंड सेल्जनिक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज आर नॉट रिलेटेड विथ फॉर्मल स्कूल। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में 2 स्कूल है, एक फॉर्मल और एक सिंथेटिक। ठीक है, तो फॉर्मल स्कूल से कौन रिलेटेड है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, नॉट रिलेटेड, कौन फॉर्मल स्कूल से संबंधित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा सोरोकिन। इसका राइट आंसर सोरोकिन हो जाएगा। सिम्बल जो है ये फॉर्मल स्कूल के फादर हैं, मतलब इन्होंने ही इसको बनाया था फॉर्मल स्कूल को। ठीक है, और टोनीस इससे रिलेटेड है, इसके समर्थक है, और सी बोगल ये भी इससे संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर्मल स्कूल या स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है, ये जॉर्ज सिम्बल इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। समाजशास्त्र के एक विशेष विज्ञान होना चाहिए, ये लोग मानते हैं। मतलब जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो लोग हैं, ये लोग मानते हैं कि समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जिसमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्षों पर बल दिए जाना चाहिए। मतलब उन जो अध्ययन का जो विषय होना चाहिए वो जितने स्वरूपात्मक जो पक्ष है उन पर बल दिया जाए। इसलिए इसको क्या क्या कहलाए? स्वरूपात्मक या फॉर्मल स्कूल। इसके समर्थक कौन कौन है याद रख लेना, जॉर्ज सिम्बल, मैक्स वेबर, टोनीज, वॉनवीज, सी बोगल, पार्क एंड बर्गिस, रॉस और स्मॉल। ठीक है, दूसरा जो संप्रदाय है, इसका दूसरा संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, सिंथेटिक स्कूल के जो प्रवर्तक थे वो है इसमें जिन्सबर्ग। ठीक है, जिन्सबर्ग या गिन्सबर्ग जो भी नाम लें, इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं होना चाहिए। ये लोग क्या मानते हैं? समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए। समाज के सभी पक्षों का अध्ययन होना चाहिए। ये मानते हैं कि समाज के सभी पक्षों का अध्ययन होना चाहिए। और जो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय था वो क्या मानते थे? स्वरूपात्मक जो संप्रदाय मानता था सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक जो पक्ष हैं, सिर्फ उनका अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बीच में डिफरेंस है। और जो समन्वयात्मक जो संप्रदाय है, इसके समर्थक कौन कौन हो जाएंगे? सोरोकिन हो जाएंगे, बिलस्टेड हो जाएंगे, एल एफ वार्ड है, एल टी हाउबाउस है, इमाइल दुर्खिम है, एच एम जॉनसन है, अगस्त काम्टे है, गिडेंस है, मैकेल पेज है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु हैज़ डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी अपोजिशन। ठीक है, किसने बाइनरी अपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस में यूज किया था? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यूज किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस ने किया था। बाइनरी अपोजिशन याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाइनरी अपोजिशन के लिए लेवी स्ट्रॉस का मानना है कि हमें समाज में किसी भी वस्तु या भाषा का अर्थ समझना है तो उसके अपोजिट का अर्थ समझना होगा। ठीक है, जैसे ब्लैक तब तक ब्लैक नहीं है जब तक उसका विपरीत व्हाइट नहीं है। ठीक है, मेल तब तक मेल नहीं है जब तक उसके विपरीत में क्या नहीं है? फीमेल नहीं है। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस ने जो बाइनरी अपोजिशन है इसको नातेदारी अणु भी कहा था। और
4 तरह के संबंध बताए थे इन्होंने नातेदारी अणु में। क्या क्या बताया था इन्होंने? पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, मामा भांजा, और इसे जो मामा भांजा था इसे इसने क्या माना था? नातेदारी अणु। तो चारों याद रखना है, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र और मामा भांजा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द अपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म जो है या निर्जाति जो केंद्रवाद है, इसका अपोजिट क्या है? ठीक है, तो निर्जाति केंद्रवाद का जो अपोजिट वो हो जीनोसेंट्रिज्म। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एथनोसेंट्रिज्म या निर्जाति केंद्रवाद वो भावना है जिसमें व्यक्ति किसी संस्कृति को अपने सांस्कृतिक मानदंडों से परखता है। सरल शब्दों में कहें तो अपनी संस्कृति को तो श्रेष्ठ समझता है और अन्य संस्कृतियों को हीन समझने की भावना। ठीक है, और जीनोसेंट्रिज्म में क्या होता है? जीनोसेंट्रिज्म को बोलते हैं प्रजाति केंद्रवाद। ठीक है, जीनोसेंट्रिज्म में ये होता है कि जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति को तो हीन समझता है और दूसरे की जो संस्कृति होती है उसे क्या समझता है? उसे श्रेष्ठ समझता है। जैसे कई बार देखा होगा आपने कि भारतीय जो है पश्चिमी संस्कृति से अपनी तुलना कर हीनता का बोध करते हैं। मतलब वो मानते हैं कि जो पश्चिम की जो संस्कृति है वो उनसे बेहतर है। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं। हालांकि कुछ कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी खुद जो भारतीय संस्कृति है उस पर गर्व करते हैं, उस पर प्राउड करते हैं। ठीक है, तो वो जीनोसेंट्रिज्म से पीड़ित जो लोग होते हैं वो दूसरों की जो संस्कृति होती है उसको बेहतर मानते हैं, अपनी संस्कृति को बुरा मानते हैं। ठीक है, उससे हीन मानते हैं। मतलब तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े इसमें। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है खुद की संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को हीन मानना। और जो जीनोसेंट्रिज्म था उसका मतलब होता है स्वयं की जो संस्कृति है उसको हीन मानना और जो दूसरी संस्कृति है उसको श्रेष्ठ मानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। क्या इनमें से करेक्टली मैच नहीं है? तो रेफरेंस ग्रुप जो था, संदर्भ समूह, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? मर्टन ने दिया था। राइट है। ह्यूमन जो ग्रुप है उसका कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने, ये कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी। थर्ड है प्राइमरी ग्रुप का कूले ने दिया था। आउट ग्रुप का समनर ने दिया था। आउट ग्रुप और इन ग्रुप दोनों दिया था, और प्राइमरी सेकंड ग्रुप का कॉलेज ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मतलब कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो ह्यूमन ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो दिया था मैक्स वेबर ने नहीं दिया था, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, राल्फ लिम्पटन इन्होंने आणविक परिवार की जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था या नहीं दिया? जिमरमैन ने जन्ममूलक का दिया है। ठीक है, तो मैच करके देखते हैं। राल्फ लिंटन ने जो दिया था वो दिया था, अच्छा जिमरमैन देखते हैं। जिमरमैन ने दिया था पहले, एक सेकेंड, एटोमिस्टिक फैमिली, आणविक परिवार के। ठीक है, 3 तरह के परिवार बताए थे उन्होंने। लिंटन ने दिया विवाह संबंधी। ठीक है, वार्नर ने दिया था फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, 2 दिए थे इन्होंने। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यहाँ है, तो वार्नर ने ये दिया था। और मॉर्गन ने दिया था, बचा वो क्या है? मॉर्गन ने पुनावलुवान परिवार। ठीक है, तो इसे मैच करके देख लेते हैं। ए में डी और बी में ए में डी, बी में ए, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बाकी तो मैच करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। रॉल्फ लिंटन ने दिया था कॉन्जुगल या विवाह संबंधी परिवार और समृद्ध परिवार, 2 तरह के परिवार बताए थे। जिमरमैन जो थे इन्होंने 3 तरह के परिवार बताए थे। ट्रस्टी, न्यासधारी जो है, ग्रस्त जिसको डोमेस्टिक फैमिली बोलते हैं, और तीसरा आणविक जिसको कि डोमेस्टिक फैमिली बोलते हैं। वार्नर ने 2 तरह के बताए थे। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जिसको जन्म मूलक कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है। ठीक है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जो कि प्रजनन परिवार, जो जिस परिवार को वो प्रजनन द्वारा बनाता है। ठीक है, 2 तरह के परिवार बताए थे। मॉर्गन को देख लेते हैं। मॉर्गन ने परिवारों के उद्विकास के आधार पे इनको बांटा था। ठीक है, तो सबसे पहला जो परिवार इन्होंने माना था ना उद्विकास के क्रम में, वो था समर्थ परिवार। दूसरा समूह विवाह परिवार। ठीक है, पुनर्वान जिसको बोलते हैं। थर्ड था सेडेसमेन या युगल परिवार। चौथा था पेट्रियार्चल या पितृसत्तात्मक परिवार। और 5वां था एक विवाह परिवार, जो कि आज प्रेजेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लेविरेटिज। लेविरेट क्या है? तो लेविरेट क्या है? एक सिस्टम ऑफ मैरिज है, मतलब साली के साथ विवाह, इसको लेविरेट बोलते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, एक सोरोरेट, ठीक है, और एक होता है
लेविरेट, मैंने शायद उल्टा बोल दिया फ्रेंड्स। ठीक है, सोरोरेट का मतलब होता है साली के साथ विवाह और लेविरेट का मतलब होता है देवर के साथ विवाह। तो क्या है, सिस्टम ऑफ मैरिज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज रिटन द बुक द फ्यूचर ऑफ मैरिज। ठीक है, किसने फ्यूचर ऑफ मैरिज जो बुक थी वो लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेसी बर्नार्ड। ठीक है, जेसी बर्नार्ड ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अगस्त काम्टे's 3 स्टेज ऑफ सोशल इवोल्यूशन। जो उन्होंने 3 स्तर बताए थे सोशल जो इवोल्यूशन के, ठीक है, जो 3 स्टेज बताई थी वो उनमें से क्या नहीं है। तो पहला जो स्टेज था उनका वो था धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा वैज्ञानिक, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे धार्मिक था तो धर्म के आधार पे ये लोग जो भी कुछ होता था तो उसका जो कारण ढूंढते थे वो धर्म में ढूंढते थे। ठीक है, मेटाफिजिकल में तर्क में ढूंढते थे, कोई भी कोई घटना घटती थी तो उसका जो रीजन ढूंढते थे वो तर्क में ढूंढते थे। और पॉजिटिव जो आज वर्तमान में आधुनिक है इसमें क्या ढूंढते हैं, कोई भी कारण होता है उसका वैज्ञानिक कारण ढूंढते हैं हम लोग, कोई भी जो घटना घटती है। तो इंडस्ट्रियल का उन्होंने नहीं किया तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सोसाइटी डिस्क्राइब बाय माइक ओडोनल। ठीक है, कौन सी जो सोसाइटी है जिसको माइक ओडोनल ने जिसका सोसाइटी के टाइप को इंक्लूड नहीं किया है। तो ट्रेडिशनल जो सोसाइटी थी उसकी बात इन्होंने करी है। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी की बात करी है इन्होंने, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करी है, लेकिन इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात नहीं करी है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 3 पैथ टू ए डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी डिस्क्राइब बाय एलेक्स इंकल्स डज नॉट इंक्लूड। जो सोशियोलॉजी के डेफिनेशन में जो 3 पथ इन्होंने बताया है एलेक्स एंकल में, उसमें क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो आलोचनात्मक पथ, ठीक है, क्रिटिकल प्लान, ऐतिहासिक विश्लेषण, विश्लेषणात्मक पथ और एम्पिरिकल पथ। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, क्रिटिकल पथ। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि बुक्स में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर जो कमीशन है उसने इसका जवाब द क्रिटिकल पथ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त काम्टे's बुक पॉजिटिव पॉलिटी, जो फर्स्ट बुक इन्होंने लिखी थी वो पॉजिटिव, पहले फिजिक्स लिखी थी फिर इसका नाम पॉजिटिव पॉलिटी रखा था इन्होंने। ये कितने वॉल्यूम में थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 वॉल्यूम में थी। ठीक है फ्रेंड्स, 4 वॉल्यूम्स। ए कम्युनिटी इज टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ इज द स्टेटमेंट गिवन बाय, किसने ये स्टेटमेंट दिया है? कम्युनिटी क्या है? एक संपूर्ण जो संगठन है, लाइफ का एक संपूर्ण संगठन है। किसने बोला है? ऑकबर्न निमकोफ ने बोला है। इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हु हैज रिटन द बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। किसने बुक लिखी है? बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। तो ऐसी दुबई की किताब है, श्यामचरण दुबई की। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल गोल एंड रिजेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मीन्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? इनोवेशन बोलेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, जो कल्चरल गोल है, कल्चरल गोल तो इसमें क्या होता है, कल्चरल गोल को तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जो इंस्टीट्यूशनल मीन्स है, जो साधन हम गोल को प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इनोवेशन होगा। जैसे मान लो कोई आदमी एग्जाम, इनोवेशन, कोई आदमी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और एग्ज़ाम लिखते समय उस एग्ज़ाम पास करना, एग्ज़ाम को अच्छी रैंक से पास करना, ठीक है, ये तो उसका गोल हो सकता है, तो उसने पॉजिटिव गोल बना दिया। लेकिन अगर वो परीक्षा में नकल करता है और उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वो नकारात्मक हो जाएगा। उसका जो मीन्स है ना, वो इंस्टीट्यूशनल मीन्स, वो उसने नकारात्मक अपनाया, तो ये नकारात्मक हो जाएगा। तो ये किस श्रेणी में आता है? इनोवेशन। ठीक है, या नवाचार। मर्टन ने जो 5 तरह के नवाचार, उसके क्या नाम है, विचलन के प्रकार बताए थे, उसमें ये शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ कल्चर। तो सिंबल्स हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है, नॉर्म्स भी हैं, बट रिलेशनशिप्स ये नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप्स जो है वो बेसिक एलिमेंट नहीं है कल्चर का। ठीक है, सिंबल्स है, वैल्यूज है और नॉर्म्स है। इन विच बुक कार्ल मैनहाइम गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो नियंत्रण है
उसके बारे में कार्ल मैन ने किस बुक में जिक्र किया है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के दो प्रकार बताए इन्होंने, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, वो किस बुक में बताया कार्ल मैन ने, तो उसका आंसर हो जाएगा मैन एंड सोसाइटी। मैन एंड सोसाइटी बुक में इन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हु एक्सप्लेन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। किसने सहयोग के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की बात करी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकआयर एंड पेज। ठीक है, मैकआयर एंड पेज ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की बात करी है। द जजमानी सिस्टम ऑफ रूरल इंडिया वाज बेसिकली, जजमानी सिस्टम जो है वो इंडिया में जो जजमानी सिस्टम पॉपुलर रहा है वो बेसिकली है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स। ठीक है, बोथ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड इंटरकास्ट रिलेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सेवाओं का आदान प्रदान और अंतरजातीय संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम इज, इंडियन कास्ट सिस्टम का द मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो पहला है इंडोगेमस नेचर, मतलब जो विवाह है वो एक ही जाति में होते हैं। ठीक है, जाति का जाति विवाह मतलब अंतर विवाह। ठीक है, इट्स ऑक्यूपेशनल वाइज डिवीजन, उसमें जो व्यवसायिक डिवीजन है, व्यवसायिक विविधता है उस वो। ठीक है, थर्ड है रेस्ट्रिक्शन इन इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर प्रतिबंध। द आइडिया ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ठीक है, मतलब भगवान के द्वारा बनाई गई, ठीक है, देवताओं द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था। ठीक है, तो इसका जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक वो होगा इट्स एंडोगेमस नेचर, मतलब अंतर्विवाह। जातियां जो है जाति की जाति में ही विवाह होता है। ठीक है, जैसे मान लो मीणा जाति है तो मीणा में ही होगी, जाट है तो जाट में ही होगी। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। हु इज द ऑथर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो बुक है उसके ऑथर कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, 1862 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशल फिनोमिना। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी का साइंस है। ठीक है, समाज का विज्ञान है, और क्या है, या फिर सोशल फिनोमिना है। ठीक है, सोसाइटी क्या है, सोशल फिनोमिना। किसने बोला था ये बात कही थी एलएफ वार्ड ने। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली याद कर लें इसको। When a girl of higher caste is married to a boy of the lower caste, ठीक है, जो ऊंची जाति की जो लड़की है उसकी शादी लोअर कास्ट के लड़के में कर दी जाती है तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो दो तरह की विवाह है, अनुलोम और प्रतिलोम। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है, निम्न जाति की लड़की उच्च जाति की लड़की के साथ विवाह करती है। ठीक है, ये मान्य विवाह भी है। ठीक है, एक होता है प्रतिलोम विवाह, इसमें क्या होता है, उच्च जाति की लड़की होती है और निम्न जाति के जो वर्ग के जो लड़के है उसके साथ विवाह करती है, तो इसको प्रतिलोम विवाह माना गया और ये मान्य विवाह भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम। Who said that social control is an extension of the socialization process? सामाजिक नियंत्रण सामाजिक प्रक्रिया का विस्तार है, ये बात किसने कही थी। ठीक है, तो ये बात कही थी J.H. फिक्चर। ठीक है, J.H. फिक्टर ने ये बात कही थी। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ठीक है, इन्होंने दो तरह के जो समाज थे वो बताए थे। ठीक है, पहला जो बताया था इन्होंने यांत्रिक यांत्रिक एकता वाला समाज, दूसरा बताया था सावयवी एकता वाला समाज। ठीक है, तो ये बोलना चाहते हैं कि जो यांत्रिक एकता पर जो आधारित समाज है, ठीक है, क्वेश्चन जो है इनका वो है सावयवी एकता पर आधारित समाज, मतलब ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाला समाज। ठीक है, उसमें किस तरह का कानून होता है। ठीक है, तो उसमें एक होता है ऑप्शन रिप्रेसिव लॉ। ठीक है, रिप्रेसिव लॉ का होता है दमनात्मक कानून, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दमनात्मक कानून तो जो पुराने समाज थे उनमें हुआ करते थे। ठीक है, आज का जो समाज है मतलब जो सावयवी एकता पे आधारित है, मतलब मॉडर्न जो समाज है, ठीक है, नया जो आज का आधुनिक समाज है, तो ये क्या है, सुधारात्मक जो कानून है ना ये लागू है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जिन्होंने भी अपराध किया है तो अपराधी में सुधार हो, इस तरह के कानून हमारी सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं। ठीक है,
कल्चरल लेग का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चरल लेग का मतलब क्या होता है। कल्चरल लेग मीन्स, तो लेग बिटवीन कल्चर्स ऑफ टू सोसाइटीज, ठीक है। लेग बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, लेग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट कल्चर, और लेग बिटवीन वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, मतलब भौतिक और जो अभौतिक संस्कृति है उसके बीच में कल्चरल लेग। इसको हम कैसे समझेंगे, जो भौतिक संस्कृति है जो हम जी रहे हैं, ठीक है, और जो आधुनिकता है, जो तकनीक है, ठीक है, वो किस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्या होता है, जो भौतिक संस्कृति है ना, वो अभौतिक संस्कृति हमेशा, भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। जैसे ये भौतिक है, ठीक है, और ये अभौतिक संस्कृति, ठीक है, और ये वाली जो है ये भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति धीरे चलती है और जो भौतिक संस्कृति बहुत तेज गति से बढ़ती है। तो ये जो लेग बन जाता है ना, बस यही कल्चरल लेग है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब स्टेटस। एस्क्राइब स्टेटस का मतलब होता है प्रदत्त, जन्म से मिला हुआ जो स्टेटस है, ठीक है, जन्म से मिला हुआ जो स्टेटस है उसे बोले हम प्रदत्त प्रस्तुति। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, मतलब कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इसमें से, ठीक है। ब्राह्मण क्या है, प्रदत्त है, जन्म से ही उसको, जैसे उसके फादर होते हैं तो बच्चा भी ब्राह्मण ही माना जाएगा, ठीक है। स्टेटस एज ए डॉक्टर सन, डॉक्टर का जो सन है वो भी प्रदत्ति, उसको यही कहेंगे कि डॉक्टर का बेटा है, ठीक है। अगर कोई किसी का बेटा है तब भी उसको कहेंगे कि उसका बेटा है, ठीक है। स्टेटस एज ए डॉक्टर ये अचीव्ड है, ठीक है, ये प्रदत्त नहीं हो सकता, इसको पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सोशल एक्सचेंज एंड कल्चरल चेंज आर द सेम, ठीक है। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, तो पहला है सोशल चेंजेस एंड कल्चरल चेंजेस आर द सेम, ठीक है, मतलब सोशल चेंज और कल्चरल चेंज दोनों सेम है। और दूसरा है एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल चेंज इज आल्सो एसेंशियली एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। थर्ड है सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज आर ऑपोजिट। फोर्थ है सोशल चेंज इज ए पार्ट ऑफ कल्चरल चेंज, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। सोशल जो चेंज है ना वो कल्चरल चेंज का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सोशल नॉर्म आर यूनिवर्सल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोशल जो नॉर्म्स है ये यूनिवर्सल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, भूमिका संघर्ष। रोल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सन प्लेइंग डिफरेंट रोल, दो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष बनता है उसे बोलते हैं, ठीक है, गलत है तो, ठीक है। नेक्स्ट है रोल विच नेचुरली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है टू प्ले टू इनकंसिस्टेंट रोल साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे एक डॉक्टर है, उसको ऑफिस जाना है, ठीक है, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को हॉस्पिटल जाना है और अचानक जैसे वो घर से निकलने लगा, बच्चे जो उसका बच्चा था उसके स्कूल से फ़ोन आया कि आपको इमीडिएट स्कूल आना होगा, ठीक है, अभी बहुत ज़रूरी है, आपका होना बहुत ज़रूरी है और बच्चे के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। दोनों भूमिका है, यहाँ पिता की भूमिका निभाएगा और यहाँ पे एक डॉक्टर की भूमिका निभा रहा है। अब दोनों में से क्या किया जाए, ठीक है, तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है, दो रोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल लैग, किसने टेक्नोलॉजिकल लैग का जो कॉन्सेप्ट था या तकनीकी विलंबन का जो अवधारणा या जो कॉन्सेप्ट दिया है तो वो दिया था मैकआवन पेज में, ठीक है। इसको भी वैसे ही समझते हैं, तकनीक विलंबन में क्या होता है, जैसे तकनीकी है ये बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, ठीक है, और हमारा जो हम जी रहे हैं जो इस तकनीक के साथ हम जो, जैसे एक साइकिल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ दिनों बाद में हमें लगता है कि यार हमें बाइक ले आनी चाहिए, ठीक है, मोटरसाइकिल ले आते हैं, हम मोटरसाइकिल लाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम उसको बाइक को चलाने की कोशिश करेंगे, इस बाइक को चलाते हैं, ठीक है,
तो हम उसी तरह से जैसे साइकिल में घंटी बजाते हैं वो वैसे मारने की कोशिश करेंगे, जो पेडल है वो मारने की कोशिश करेंगे, हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये तकनीकी विलंबन है। ठीक है, हम तकनीकी के मामले में पिछड़ गए। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल ही ले सकते हैं हम लोग कि जैसे आजकल जो बुजुर्ग है, अगर हम उनके हाथ में स्मार्टफोन दे देते हैं तो वो उस स्मार्टफोन को उतने अच्छे से नहीं चला पाते हैं जितने अच्छे से एक यूथ चला पाएगा, या इवन आजकल तो बच्चे भी बहुत अच्छे से चला पाते हैं। तो वो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं, जो लोग नहीं चला पाते हैं वो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको ही टेक्नोलॉजिकल लेग बोलते हैं। मैकआयरन पेज का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 वाज इम्प्लीमेंट। कब जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट 1986 था वो इम्प्लीमेंटेड हुआ था? ठीक, कब लागू हुआ था? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1987। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ रेजिड्यू पेरिटो हैज डिफाइन। पेरिटो ने कितने तरह के अवशेषों की बात करी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 टाइप्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अथॉरिटी डिनोट्स। अथॉरिटी किस बात को इंगित करती है? लेजिटिमेट अथॉरिटी। ठीक है, वैध सत्ता को वो इंगित करती है। नेक्स्ट है, विच मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल इज नॉट एक्सप्लेन बाय पार्सन। पार्सन ने किस तरह की जो सोशल कंट्रोल है, किस तरह की मैकेनिज्म की चर्चा नहीं की है? तो पॉजिटिव मैकेनिज्म की है, थेरोपेटिक मैकेनिज्म की है, नेगेटिव मैकेनिज्म की है, बट डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात इन्होंने नहीं की है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है? तो पहला है, कम्युनिटीज है स्पीसी ऑफ सोसाइटी। कम्युनिटी इस सोसाइटी का ही एक प्रकार है। ठीक है, कम्युनिटी इज कंक्रेट बट सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कम्युनिटी जो है वो मूर्त है, बल्कि सोसाइटी जो है अमूर्त है। ये भी ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक है। थर्ड है, कम्युनिटी इन्वॉल्व बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। मतलब कम्युनिटी समानता आधारित भी होती है और असमानता आधारित भी होती है। तो समानता आधारित होती है बट असमानता आधारित नहीं होती है। जो कम्युनिटी है उसकी जो विशेषता है, उसमें महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो उसके जो रिश्ते होते हैं या जो कम्युनिटी का जो बेसिक होता है वो समानता पे आधारित होती है। ठीक है, एक दूसरे के सहयोग पे आधारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। कम्युनिटीज सिचुएटेड इन डेफिनेट लोकेलिटी, ये भी इसका ठीक है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, वेबर, कैपिटलिज्म डिड नॉट अराइज इन इंडिया। वेबर के अनुसार जो पूंजीवाद है या कैपिटलिज्म है वो इंडिया में अराइज नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इंडियंस आर लेजी। इंडियंस आलसी थे। देयर वाज डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, यहाँ बहुत सारे धर्म थे। थर्ड था, हिंदुइज्म एम्फसिस अदर वर्ल्ड रिवार्ड। आध्यात्मिक पुरस्कारों पर विशेष बल दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्मिक जो पुरस्कार थे उस पर विशेष बल दिया जाता था। और फोर्थ है, टेक्नोलॉजी वाज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भारत में कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हुआ। वेबर के अनुसार इसका कारण है यहाँ पर हिंदुइज्म एम्फसिस अदर वर्ल्डली रिवार्ड्स। यहाँ पर रिवार्ड्स पे बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला था कि जो पूंजीवाद का जो डेवलपमेंट जो दुनिया में हुआ है, जैसे उन्होंने किताब लिखी थी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, उस बुक में इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो कैपिटलिज्म है वो यूरोप में डेवलप हुआ। बिकॉज जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म था, जो कैथोलिक से डेवलप होकर आया था, ठीक है, उसमें सुधार के बाद में जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म बना था वो बताता था कि आप पैसा कमाओ और पैसा कमाने के बाद में उसका री इन्वेस्ट भी करो। लेकिन जैसे इंडियन जो हमारा हिंदू धर्म था वो री इन्वेस्टमेंट पे भरोसा नहीं करता था, और वो ये मानता था कि हमें धन संचय बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और इवन हमारे पास इतना ही धन होना चाहिए कि हम भी खा लें और हमारे घर पे जो साधु आए वो भी भूखा ना जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। तो इस जो द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था? यह आया था 1856 में। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था। ठीक है, स्पेशल मैरिज जो एक्ट था वो आया था 1954 में, और सती प्रिवेंशन एक्ट जो था वो आया था 1829 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब 4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी ए फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। इनमें से सोशल चेंज का कौन सा फैक्टर जो सोशल चेंज लाता है? ठीक है, वो फैक्टर क्या है? तो पहला है आइडियोलॉजी, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है टेक्नोलॉजी,
और चौथा है ह्यूमन इंस्टिक्ट। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर लगता है वो 4 है। ठीक है, बट जो आरपीएससी जो कमीशन है उसने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, उसके अकॉर्डिंग इसके जो सारे ऑप्शन है ना वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक ऑफ एस्क्राइब स्टेटस। एस्क्राइब स्टेटस का मतलब हो गया वही प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति का मतलब वो परिस्थिति जो जन्म से मिलती है हमें, उसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो कौन कौन सा बेसिक नहीं है इसके लिए? एक तो कास्ट मेंबरशिप। ठीक है, कास्ट मेंबरशिप में तो अपने आप ही कास्ट बन जाती है, जैसे आप जिस कास्ट में पैदा होते हो वो आपका है, तो ये तो प्रदत्त है। दूसरा है क्लास मेंबरशिप, क्लास में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हालांकि क्लास हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है किनशिप, किनशिप भी अपने आप बन जाती है। रेस मेंबरशिप, ये भी अपने आप, किसी प्रजाति की मेंबर आप अपने आप ही बन जाते हैं, कोकोसाइड के हो, निग्रेटे हो, ठीक है, द्रविडियन हो, कोई भी हो, आप अपने आप बन जाओगे, उसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिस्क्राइब द मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सी थ्योरी है जिसने मार्क्स के जो प्रॉफिट की जो अवधारणा है उसको फुलफिल करती है। ठीक है, कौन सी ऐसी थ्योरी? थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ वेग्स, थ्योरी ऑफ सरप्लस। सरप्लस जो वैल्यू थी, सरप्लस वैल्यू थ्योरी ही मार्क्स की जो प्रॉफिट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉफिट जो थ्योरी थी उसको रिप्रेजेंट करती है। सरप्लस वैल्यू में देखो क्या होता था, जैसे वहां पे क्या हुआ, जितने भी कामगार जो वर्क था वो काम करता है। ठीक है, उसके जो घंटे होते हैं काम के घंटे, जैसे सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब वो लोग क्या करते थे, जो उद्योग चलाते थे वो लोग उनसे ज़्यादा काम लेते थे। ठीक है, बीच में छुट्टियाँ कम देते थे, टाइम कम देते थे, उनको गैप नहीं देते थे, और जो एक्स्ट्रा टाइम भी उनसे लेते थे, जैसे 6 से 4 बजे तक का टाइम है तो 4 से 8 बजे तक रात को, शाम को या रात को 8 बजे तक उनसे काम करा देते थे। तो मार्क्स का मानना था कि जो टाइम के बाद में जो एक्स्ट्रा उनसे वर्क करके जो प्रॉफिट लिया जा रहा है, ठीक है, वो सरप्लस है। ठीक है, यही सरप्लस थ्योरी भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो रोल मेकिंग मतलब भूमिका निर्माण किसका कॉन्सेप्ट है? भूमिका निर्माण जो कॉन्सेप्ट है ये टर्नर का है। ठीक है, दूसरा है रोल टेकिंग, ये मीड का है। रोल सेट ये मर्टन का है। रोल सेट का मतलब क्या होता है? भूमिका पुंज। ठीक है, रोल डिस्टेंस ये सोरोकिन का। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, रोल जो डिस्टेंस है ये वाला है गोफमैन का, इरविन गोफमैन। ठीक है, इरविन गोफमैन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप में फैमिली आता है, पीर ग्रुप आता है और नेबरहुड आता है। ठीक है, 3 ही आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा कास्ट एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम इज द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशन इज वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पज। ठीक है, समिति क्या है? लोगों का किसी उद्देश्य को साथ में मिलकर पूरा करना, ये क्या है? समिति। ये बात किसने कही थी? ठीक है, ये बात कही थी बोगार्डस ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वाज नॉट यूज्ड बाय दुर्खिम फॉर डिफाइनिंग ए सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट के लिए उन्होंने 3 उसकी विशेषताएं बताई थी, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटी मतलब बाह्यता, कंस्ट्रेंट्स मतलब बाध्यता और जनरलिटी मतलब सामान्यता। तो ये 3 विशेषताएं उन्होंने बताई थी, और कौन सी विशेष क्या यूज नहीं किया था उन्होंने? वैल्यू का यूज नहीं किया था इसके लिए। ठीक है, किसके डेफिनेशन के लिए? सोशल फैक्ट्स के डेफिनेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, तो वार्नर ने जो परिवार के जो प्रकार बताए थे उसमें 2 प्रकार बताए थे, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोकेरिएशन।
ठीक है। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में क्या होता है, इन विच वन इज बोर्न, जब जो आदमी जिस फैमिली में जन्म लेता है, ठीक है, जैसे मान लो मैं पुत्र हूं, तो मैं अपने पिता की फैमिली में जन्म लिया, तो ये फैमिली मेरे लिए हो जाएगी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या होगा मेरे लिए, जब मेरी शादी होती है और मैं बच्चे पैदा करके जो मेरा फैमिली बनाता हूँ, शादी करता हूँ, बच्चे होते हैं, ठीक है, और जो परिवार मेरा बनता है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया आपको। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हम 50 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और इस तरह से हम जो 3 इसके पार्ट है वो पूरे करेंगे। उसके बाद अलग अलग कमीशंस में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबको अपन सोल्व करेंगे, ताकि जो आने वाले एग्जाम्स है वो हमारे लिए आसान हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।